Dear students of class 12th, in previous turn we discussed about the use of microbes in industry. इंडस्ट्री में हमने ये जाना था कि किस प्रकार से केमिकल एंजाइम्स और दूसरे बायोएक्टिव सब्सटेंस बनाते हैं और माइक्रोब्स का क्या यूटिलाइजेशन है। माइक्रोब्स का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशंस है। अगर माइक्रोब्स नहीं होते तो सीवेज डिकम्पोज नहीं होता, और सीवेज डिकम्पोज नहीं होता तो इतनी फाउल स्मेल होती कि हमारा जीवन जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और बहुत ज़्यादा मात्रा में कंटामिनेशन और पोल्यूशन और होता। इसलिए जो सीवेज होता है उसको ट्रीट करना बहुत आवश्यक है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। एज यू नो दैट्स द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा इज कॉल्ड सीवेज. It contains large amount of organic matter and microbes, many of which are pathogenic. इनमें से जो कुछ माइक्रोब्स होते हैं वे पैथोजेनिक होते हैं, नुकसानदायक हैं. सीवेज कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स डायरेक्टली. बिफोर डिस्पोजल सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में STPs कहते हैं. To make it less polluting, treatment of wastewater is done by heterotrophic microbes naturally present in the sewage. This treatment is carried out in 2 stages. तो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट है इसकी 2 स्टेज हैं. सबसे पहला आप देख रहे हैं लिखा हुआ प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो और आपके सामने जो फिगर है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट का है. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए करते ये हैं कि स्टेप ऑफ दिस ट्रीटमेंट बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. These are removed in stages. Initially, floating debris is removed by sequential filtration. Then the grit में soil और small pebble, छोटे छोटे पत्थर आते हैं, are removed by sedimentation. All solids that settle from the primary sludge and the supernatant form the effluent. The effluents from the primary settling tank is taken for secondary treatment. तो करते ये हैं प्यारे बच्चों कि जो हमारे पास सीवेज में बहुत सारे डिब्रीज हैं, कूड़ा करकट, छोटे छोटे पत्थर हैं, तो उन छोटे छोटे पत्थरों को और कूड़े को हम जालियों की सहायता से निकालते हैं और निकालने के बाद फिर हम इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए टैंक में भेज देते हैं. तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट और या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो कैसे होता है इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं. तो द ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. दैट्स to be studied in primary treatment. In the case of secondary treatment or biological treatment, जिसको हम कह रहे हैं the primary effluent, तो जो प्राइमरी एफ्लुएंट है अर्थात जो निकला हुआ पानी है उसे पास करते हैं इनटू लार्ज एरेशन टैंक, मतलब ऐसे टैंक में जिसमें बहुत तेज़ी के साथ हवा प्रवेश कराते हैं. वेयर इट इज़ कॉन्स्टेंटली agitated mechanically and air is pumped into it. This allows vigorous growth of useful microbes into flocks.
फ्लॉक्स का मतलब होता है masses ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर। तो ये फ्लॉक्स है। वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन एफ्लुएंट द सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द BOD ऑफ द एफ्लुएंट, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को जो है बहुत कम कर देता है। BOD का मतलब ये है कि BOD रिफर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। तो जो BOD है तो ऑक्सीजन की वह मात्रा जब उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, तो जब ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे तो वाटर बॉडीज में जो है ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम रह जाएगी, और जब वाटर की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम रह जाएगी तो उसमें जो एक्वेटिक एनिमल हैं दे स्टार्ट टू डाई। तो द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द BOD इज रिड्यूस्ड। द BOD टेस्ट मेजर द rate of uptake of oxygen by microorganism in a sample of water, and thus indirectly BOD is a measure of organic matter present in the water. The greater of BOD of wastewater, more is its polluting potential. BOD जितना ज़्यादा होगी, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी में जितनी ज़्यादा होगी तो उतना ही वह पानी कंटामिनेटेड है, मतलब कि प्रदूषित है। वंस द BOD ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, द एफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। तो जब इसमें तो ऑल सॉलिड दैट सेटल्स फ्रॉम द प्राइमरी स्लज and the supernatant form the effluent। सुपरनेटेंट मतलब कि पानी के ऊपर जो तैरती हुई अशुद्धियाँ हैं उन्हें सुपरनेटेंट कहते हैं। तो a small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as it in columns. The remaining major part of the sludge is pumped into large tanks called anaerobic sludge digesters. Here other kind of bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and the fungi in the sludge. During this digestion, bacteria produce a mixture of gases such as methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. These gases from biogas and can be used as source of energy as it is inflammable। तो इसमें जो मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं ये बायोगैस का कंटेंट हैं। तो इन गैसों को पाइप की सहायता से किसी स्थान को भेज सकते हैं जहाँ पर ये एक फ्यूल का काम करेंगी। कैन बी यूज्ड सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट इज़ इनफ्लेमेबल। तो ये बात रही इसमें। फिर हमारे पास आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रोब्स इन एनर्जी जनरेशन, तो जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले अभी भी बताया है कि बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस containing predominantly methane produced by the microbial activity certain methanogenic bacteria। तो जो कुछ मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया हैं जैसे जिन्हें मैथेनोबैक्टीरियम कहते हैं which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with carbon dioxide and hydrogen। The methanogenic bacteria are commonly found in the anaerobic sludge during sewage treatment. These methanogenic bacteria are also present in the rumen। rumen जो है a chamber of compound stomach। और ये rumen जो है जितने भी कह सकते हो वेजिटेरियन
एनिमल हैं, काऊ, बफेलोस, इन सब में र्यूमेन मिलता है। तो अ लॉट ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल इज आल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमेन। इन र्यूमेन दीज बैक्टीरिया हेल्प इन break down of methanogenic bacteria. Dung can be used for generation of biogas commonly called गोबर गैस या बायोगैस भी आप उसको कह सकते हैं। तो जो माइक्रोब्स हैं वो बायोगैस या गोबर गैस के प्रोडक्शन में सहयोग करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट टैंक। ये आप देख रहे हैं सामने आपके बायोगैस प्लांट का फिगर है ये। तो द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कंक्रीट टैंक 10 to 15 meter deep, feet deep, in which bio waste are collected and slurry of dung is fed. A floating cover is placed over the slurry, which keeps on rising as the gas is produced in the tank due to microbial activity. The biogas plant has an outlet. यहाँ आप देख रहे हैं गैस लिखा हुआ है, तो ये जो आउटलेट है इससे गैस निकलेगी, which is connected to pipe to supply biogas to nearby houses. The spent slurry is removed through the another outlet and may be used as fertilizer. Cattle dung is available in large quantities in rural area where cattle are used for a variety of purposes. So biogas plants are more after built in rural area. The biogas produced is used for cooking and lighting. The technology of biogas production was developed in India mainly due to the effort of Indian एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI। तो इसके द्वारा जो है ये यूज किया गया है। एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। तो इस प्रकार से बायोगैस प्लांट लगाए जाते हैं जिनसे हमें लाइटनिंग के लिए भी गैस मिल जाती है और खाना बनाने के लिए भी गैस मिल सकती है। फिर हमारे पास है माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो बायो कंट्रोल रिफर टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज एंड पेस्ट। The use of chemical like insecticide and pesticides causes a great harm. These chemicals are toxic and extremely harmful to human beings and animals alike and have been polluting our environment. Soil, groundwater को ये जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स हैं ये कंटामिनेट करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं, फ्रूट्स को ख़राब करते हैं, वेजिटेबल्स और क्रॉप प्लांट्स को भी। सॉइल इज आल्सो पोल्यूटेड थ्रू यूज ऑफ वीडीसाइड्स टू रिमूव वीड्स। तो फिर इसके लिए करते ये हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं, किसका? पेस्ट और डिसीजेस का। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेस is a method of controlling pest that relies on natural predation rather than introduced chemical. A key belief of the organic farmer is that biodiversity further help. The organic farmers work to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated, but instead are kept a manageable level by complex system of checks and balance within a living and vibrant ecosystem. So this is a holistic approach that seeks to develop an understanding of the waves of interaction
between the myriad of organisms that constitute the field fauna and flora। तो कुछ प्रकार के जो ये माइक्रोब्स हैं इनको खेती में इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारी फसलें और हमारा जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट नहीं होता है। जैसा मैंने आपसे बोला कि द मोर वैरायटी ऑफ लैंडस्केप हैज़ द मोर सस्टेनेबल it is। The organic farmer therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated but instead are kept at manageable level by a complex system of checks and balance within a living and vibrant ecosystem। Contrary to the environment farming practices which often use chemical method to kill both useful and harmful life form। तो जो केमिकल्स होते हैं वो लाभदायक और हानिकारक दोनों ही प्रकार के माइक्रोब्स को ख़त्म करते हैं, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो द वेरी फैमिलियर beetle with red and black marking, the ladybirds and dragonfly are useful to get rid of aphids and mosquito respectively। An example of microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly caterpillar in the bacterium, जिसका नाम आप Bacillus thuringiensis जिसे BT के रूप में लिखा जाता है उसको आप लोग जानते हैं। तो these are available in sachet as dry spores which are mixed with water and sprayed into vulnerable plants such as brassica and fruit trees, where these are eaten by the insect larva। In the gut of the larva, the toxin is released and the larvae get killed। A biological control being developed for use in the treatment of plant disease is the fungus trichoderma, which are free-living fungi that are very common in the root ecosystem। The nuclear polyhedrosis virus NPA, which belong to subgroup Baculoviruses, is a virus affecting insects, predominantly moth and butterfly। These virus causes a caterpillar or chrysalis to literally turn to a foul-smelling black liquid। In most insectants, the caterpillar becomes sluggish, crawls higher on plant building or cage and attaches itself by its prolix। It dies and hangs in either an inverted V, capital V, or in straight line। The beneficial insects are being conserved to aid in an overall integrated pest management program or when an ecologically sensitive area is being treated। तो ये बात इसमें हमने पढ़ ली। तो हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे करते हैं इसके विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। इसे आप पढ़ेंगे, इस पर कुछ नोट्स बनाएंगे और फिर अगले टर्न पर जो है हम बात करेंगे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स पर, और अगले टर्न पर ही ये चैप्टर्स ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। इसके बीच में आपको कोई डाउट लगे, कोई क्वेरीज रहे तो आप हमें कांटेक्ट करिएगा। ओके, थैंक यू।